बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन उस तरह की हलचल मची कि आम तौर पर शांति प्रेमी समंदर की लहरें भी शर्माने लगती। किसी ने खबर दी कि शहर के पुराने बाजार में मंदिर के पास एक अनोखा दुकानदार आ गया है। वो झूठ बेचता है। ये सुनते ही अकबर के अंदर का कुतूहल जागा। झूठ की दुकान? कोई दुकान जो सच के विपरीत का व्यापार करे? ये सुनना ही अजीब था। बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा, किसने कहा ये? क्या कोई मिठाई है जो सच्चाई को मीठा कर दे, या कोई दवा जो झूठ बोलने की आदत मिटा दे? दरबार में सब हंसे, पर बीरबल का चेहरा गंभीर हो उठा। उसने कहा, जहांपनाह, अगर किसी ने सच की तरह झूठ बिकता देखा है तो उसका राज जानना बुद्धि का काम है, और वही मैं करूंगा। और इस तरह बीरबल निकल पड़े बाजार की ओर। बाजार का चित्रण कुछ अलग ही कहानी सुनाता था। मंडियों की रौनक, घंटों की टकटक, दुकानदारों की आवाजें और लोगों की छोटी छोटी खुशियां और शिकायतें। पुराने मंदिर के समीप एक संकरी गली में एक छोटी पर अजीब दुकान थी। उस पर कागज पर बड़ा सा लिखा था, झूठ की दुकान, हर झूठ की गारंटी, सच्चाई की वापसी पर मुफ्त। दुकान का नाम देखकर बीरबल ने अपनी भौहें उठा ली, पर अंतर्ज्ञान ने कहा कि यह कोई साधारण ठगा नहीं, यहां कुछ गहरा है। दुकान के भीतर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी छोटी छोटी आंखों में धूमिल सी परंतु तेज मौजूदगी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, स्वागतम। कौन सा झूठ लीजिए? छोटे झूठ, बड़े झूठ, रोजमर्रा के झूठ, या बहुत खतरनाक झूठ? कीमत व स्थायित्व अलग अलग है। बीरबल ने बिना घबराए पूछा, तुम्हारा कारोबार क्या है? तुम झूठ क्यों बेचते हो? बूढ़े का स्वर कानों में शहद जैसा घुला। बेटा, झूठ लेने वाले को सुकून चाहिए होता है, कभी रूह का संतोष, कभी सामाजिक शांति, और कभी सत्ता का खेल। मैं उन्हें वांछित भ्रम देता हूं। बीते कुछ सालों में लोग झूठ के महत्व से अनजान नहीं थे, झूठ से भयभीत भी थे। पर बीरबल जानना चाहते थे कि क्या सच में यहां लोग झूठ खरीद रहे हैं, और क्या झूठ का कोई वास्तविक दुष्प्रभाव है जो समाज में फैल रहा है। उन्होंने छिप कर देखा, एक एक कर कराहते मनुष्यों का अनाज। कोई किसान अपनी पत्नी को यह झूठ देने आ रहा था कि उसका बेटा शहर में बड़ा अफसर बन गया है, ताकि घर में मातम नहीं छिड़े। कोई व्यापारी आया कि उसकी गायब हुई रकम किसी ने चुराई है, पर उसे सच नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सच सुनकर उसकी पत्नी टूट जाएगी। एक नौजवान आया कि उसने अपनी प्रेमिका को एक झूठी जीवन गाथा सुना दे, ताकि उसकी बातें रोमांचक लगें। जिस जिन चीजों के लिए लोग झूठ खरीद रहे थे, वे सब किसी न किसी तरीके से उनके डर, लज्जा या लालसा से उपजी थी। बीरबल ने बूढ़े से कहा, तुम्हारे पास कितने प्रकार के झूठ हैं और उनकी कीमत क्या है? बूढ़े ने उत्तर दिया, हमारे पास दो तरह के झूठ हैं। झूठ जो तुरंत सुकून देते हैं, और झूठ जो समय के साथ फुफकार कर हकीकत में बदल जाते हैं। पहले सस्ते हैं, पर अंत में महंगे। दूसरे महंगे हैं, पर रहने लायक भी हैं। बीरबल ने सोचा कि यह बात केवल व्यापार का हिस्सा नहीं, यह किसी व्यवस्थित सिद्धांत जैसा प्रतीत होता है। झूठ का चक्र, किस तरह झूठ सच्चाई के स्थान पर टिकता है और कैसे वो समाज को प्रभावित करता है। अगले दिन बीरबल ने वापस दरबार आए बिना अकबर को अपनी खोज का पूरा हाल सुनाया। अकबर ने कहा, यह सुनकर तो मन विचलित हुआ, पर क्या इसे बंद करना उचित होगा? जो व्यक्ति झूठ खरीदकर अपने दुख से छुटकारा पा रहा है, क्या उसे हम बेकार कर देंगे? पर अगर यह झूठ दूसरों के लिए भयानक परिणाम लाए तो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, संतुलन की आवश्यकता है। किसी भी चीज का व्यापार जब नैतिकता की सीमाएं पार कर देता है तो उसे रोका जाना चाहिए, पर पहले सत्य का परीक्षण करना होगा। कौन सी कथाएं सच से जुड़ी है और कौन सी केवल छलावा है। तभी बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि वे खुद उस बूढ़े दुकानदार से झूठ खरीदकर एक प्रयोग करेंगे। उन्होंने एक पुराना झूठ लिया, वो जिसे परछाई का झूठ कहते थे। ये झूठ सुनने वाले को अपने आप कुछ ऐसा याद दिला देता है
जो कभी हुआ ही नहीं, पर उसके चलने से पूरे गांव की सोच बदल जाती है। बीरबल ने वो झूठ एक युवा को दिया जो अपनी बहन के बारे में फरीब से उत्पन्न अफवाह फैला दे। ये झूठ गांव में आपसी अविश्वास और छोटी छोटी शत्रुता का कारण बनता। बीरबल की चाल दिखाई स्पष्ट नहीं थी, पर उनका उद्देश्य था उस दुकान के व्यापार को समझना और उसे समाज के लिए हानिकारक साबित करना, ताकि अकबर उचित कदम उठा सके। कुछ सप्ताह बाद बीरबल ने वही गांव देखा जहां झूठ की परछाई ने अपना जाल बिछा दिया था। रिश्ते टूट रहे थे, मित्र छूट रहे थे और लोगों की आवाजों में डर की लय सुनाई दे रही थी। पर बीरबल ने देख लिया था, झूठ की असली शक्ति इसे अपनाने वालों की कमजोरियों से आती है। उसने उसी बूढ़े की दुकान की ओर एक कारस्तानी की। उसने बूढ़े को अपनी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारा व्यापार चल रहा है, पर यह कितनी देर तक चलेगा? क्या तुम नहीं देखते कि ये झूठ किस तरह परिवारों को तोड़ रहे हैं? बूढ़ा हंसा और बोला, बेटा, झूठ हर युग में रहे हैं, बस रूप बदलते हैं। पर किसी को यह समझना होगा कि झूठ का असली लाभ कौन उठाता है, वो जो बेचता है या वो जो खरीदता है? बीरबल ने कहा, वो भी जो खरीदता है, पर वो जब सच जान लेता है तो पछताता भी है। बूढ़ा घुमाकर बोला, पछतावा भी एक तरह का सहारा है। कुछ लोग उसे झूठ बुलवाकर खुश रहते हैं। बीच बीच में बीरबल ने देखा कि बूढ़े की दुकानी कला सिर्फ झूठ बेचने तक सीमित नहीं थी। वो झूठ को इस तरह पैक करता कि ग्राहक उसे सच मान बैठे। वो सच्चाई के भावों को रंगरोगन कर देता, उसे अच्छे कपड़ों में पोष देता और फिर बेच देता। बहुत से लोग इसे मानकर जीवन बिताने लगे थे और धीरे धीरे शहर में वास्तविकता का स्तर गिरता गया। बीरबल ने समझा कि केवल दुकान बंद कर देने से बात हल नहीं होगी, लोगों के दिमाग बदलने होंगे। इसके बाद बीरबल ने एक नाटक किया। उसने बाजार में एक बड़ा मंच सजाया और खुद एक सत्य विक्रेता बनकर बैठ गया। उसने आम लोगों को बुलाया और उन्हें उन छोटे छोटे झूठों का पर्दाफाश कर दिखाया जिन्हें लोग खुशी खुशी स्वीकार कर लेते थे। उसने एक कपड़ा बीवा से कहा कि वो अखबार में छपे दावे पर विश्वास नहीं करे कि उसकी जमीन बिक चुकी है, क्योंकि वो खबर झूठी थी। उसने एक व्यापारी को दिखाया कि उसके साथी ने उसे धोखा नहीं दिया, वो केवल अपने भय में झूठ मान बैठा। उसने प्रेमी जोड़े को कहा कि झूठ से रिश्ते नहीं बनते बल्कि टूटते हैं। धीरे धीरे लोगों की आंखें खुलने लगी। पर कुछ लोगों ने कहा कि झूठ सुनकर उनकी जिंदगी अच्छी लगती थी। झूठ ने उन्हें अपना एक छोटा सुख दे दिया था। अकबर को ये सब सुनते हुए बेचैनी होती रही। उन्होंने स्वयं बाजार आकर देखा कि बीरबल किस तरह लोगों के दिल में सच का प्रकाश जलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग पुष्टि करने लगे कि झूठ ने उनके दुखों का इलाज कर दिया, पर बीरबल ने लोगों से कहा, जो सखी सुख पल झूठ देता है वो क्षणिक होता है। सच्चाई के साथ जीवन कठिन हो सकता है, पर उससे स्थायित्व मिलता है। कुछ लोगों की आंखों में रोशनी फिर से लौटने लगी, पर बूढ़े दुकानदार ने पीछे हटने से इनकार किया। उसने अपने उत्पाद की व्याख्या की, मैं खाली झूठ बेचा करता हूं, जो लोग उसे लेना चाहते हैं वे उसकी कीमत चुकाते हैं। तभी एक नया मोड़ आया। बीरबल ने बुझी हुई आग को जलाकर रखा और खुद बूढ़े से कहा, मैं तुम्हारी दुकान से एक बड़ा झूठ खरीदना चाहता हूं, पर शर्त यह है कि इसे अकबर के सामने सार्वजनिक रूप से परखा जाए, और अगर यह झूठ साबित हुआ तो तुम अपनी दुकान बंद कर दोगे। बूढ़ा आंखें चमकाकर बोला, ठीक है, पर जिसका भी झूठ होगा उसे सबसे बड़ा पुरस्कार भी मिलेगा, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूं कि लोग अपनी दुनिया झूठ पर ही बनाते हैं। बीरबल ने कहा, ठीक है, पर नियम यह होगा कि हम झूठ के असर को न केवल सुनेंगे बल्कि उसके परिणामों का परीक्षण भी करेंगे। बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी चाल में अब थोड़ा डर सा था कि कहीं उसकी बातों का खंडन हो जाए। दोनों अग्रीड हुए और उन्होंने अकबर के दरबार का समय लिया। पूरे शहर में संदेश गया कि अगले हफ्ते दरबार में झूठ की परीक्षा होगी। जो भी झूठ खरीदता है और जिसका झूठ पकड़ा जाता है उसे या तो सजा मिलेगी या उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी।
तय दिन पर दरबार हजारों लोगों से भरा पड़ा था। बूढ़ा दुकानदार खड़ा हुआ और उसने घोषणा की कि वो एक ऐसा झूठ दिखाएगा जिसे सुनते ही लोग खुशी से झूम उठेंगे और जिसे सच कहने पर सब कुछ बदल जाएगा। उसने झूठ कही कि शहर में एक बहुमूल्य धरोहर मिली है जिसकी कीमत इतनी है कि वो पूरे शहर के लोगों को अमीर बना देगी। ये बात सुनते ही लोगों की आंखों में लालसा की चमक आ गई, पर बीरबल ने ध्यान से उसकी चाल की नकल की और कहा, यदि ये सच है तो उस धरोहर का कोई प्रमाण दिखाओ। बूढ़ा बोला कि प्रमाण उसके पास दूसरे शहर में है, पर अगर बीरबल सहमत हो तो वो अगले दिन वहां ले जाएगा। बीरबल ने कहा कि प्रमाण उसी समय और उसी जगह होना चाहिए, क्योंकि झूठ अक्सर तभी टिकता है जब उसे समय मिलता है। बूंद बूंद कर सच्चाई का समंदर बनता है, पर बूढ़े का झूठ उसी दिन निखर कर दिखा। बीरबल ने अकबर को संकेत दिया और दरबार के कुछ सदस्य बूढ़े के साथ उसी शाम गली में गए जहां उसने धरोहर मिलने की बात कही थी। वहां कुछ और भी लोग थे, वे जिनके मन में लालच का बीज बोया गया था। बूढ़ा बोला कि धरोहर एक पुराने कुएं में है। सभी ने मिलकर कुएं खोदा, पर वहां मिली केवल एक कुप्पी और कुछ सड़े हुए कागज। लोगों ने समूचा साजो सज्जा खो दी और तब बूढ़ा मुस्कुराकर बोला कि उसने झूठ बेचकर लोगों को परखा था। कितने लोग अपने स्वभाव द्वारा चलता एक झूठ में विश्वास कर लेते हैं। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि बूढ़े को पकड़ा जाए और उसकी दुकान बंद की जाए। पर बीरबल ने रुका और कहा, जहांपनाह, दंड देना आसान है, पर समस्या का मूल खोजना जरूरी है। अगर हम दुकान बंद कर देते हैं तो क्या झूठ मिट जाएगा? सपने बेचने की कला कही और भी तो नहीं जाएगी? अकबर ने गंभीरता से पूछा, फिर क्या उपाय है? बीरबल ने कहा, बूत की सजा और दुकानदार की शिक्षा, दोनों की जरूरत है। दुकानदार को यह दिखाना होगा कि उसका काम लोगों का जीवन बर्बाद कर रहा है, और लोगों को यह समझाने का काम हमें करना होगा कि झूठ का स्थायी संतोष नहीं होता। अकबर ने आदेश दिया कि बूढ़े को कड़ी निंदा के साथ साथ उसे समाज सेवा का काम दिया जाए। वो अब गांव गांव जाकर सच की कहानियां सुनाएगा और झूठ के दुष्प्रभावों की कहानियां बताएगा। बूढ़े की दुकान पर ताला लगाया गया, पर अकबर और बीरबल ने यह भी सुनिश्चित किया कि लोगों की सहायता के लिए एक सत्यगृह खोला जाए, जहां पर लोग अपनी समस्याओं का सामना सच के साथ कर सकें और झूठ की बजाय समाधान पा सकें। समय के साथ बूढ़े को पछतावा हुआ। वो अब झूठ की जगह सच के साथ जुड़ा। उसने देखा कि जब वो सच सुनाता है और समस्याओं के समाधान में मदद करता है तो उसे भी वास्तविक सम्मान मिला। गांवों में लोग धीरे धीरे समझने लगे कि झूठ से जो निकट सुख मिलता है वो अस्थायी है, पर जो सच से आता है वो टिकाऊ और शुद्ध होता है। पर बीरबल ने यह भी ध्यान दिया कि हर जगह झूठ की मांग खत्म नहीं हुई। कुछ लोग अब भी अपनी असुरक्षाओं के कारण झूठ को अपनाते रहे, पर अब शहर में कम से कम एक संस्थागत प्रयास चल रहा था, सच्चाई का प्रचार। बीरबल ने हर घर में जाकर कहानियां सुनाई, छोटी छोटी कथाएं, जिनमें झूठ ने किस तरह परिवारों को तोड़ा और सच्चाई ने किस तरह संबंधों को जोड़ दिया। उसके कथन का असर गहरा हुआ। एक दिन बीरबल ने फिर से उस बूढ़े दुकानदार से मुलाकात की। अब वो सच का प्रचारक बन चुका था। दोनों ने मिलकर उस दुकान की दीवार पर एक संदेश लिखा। यहां झूठ बिकते थे, अब यहां सत्य की शिक्षा होती है। लोगों ने आकर पढ़ा और मुस्कराए। जो कभी झूठ पर यकीन करते थे, अब सोचते, क्या परिवर्तन संभव है? और हां, परिवर्तन हुआ, पर पूरी तरह से नहीं। बीरबल ने कहा था कि झूठ तो हमेशा रहेगा, पर उसे पनपने की जमीन कम की जा सकती है, शिक्षा, प्रेम और साहस से। कहानी का वास्तविक मोड़ तब आया जब एक युवा जिसने कभी झूठ खरीदे थे, बीरबल के पास आया और बोला, महाराज के दूत, तुम्हारी कहानियों ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं अपने जीवन में सच को अपनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने पिता से सच कहा और उसने मुझसे फिर नहीं बोला, पर बाद में उसने जानकर
मुझसे बात की और हमें समझौता करना पड़ा। मैं आभारी हूं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखो, सच की राह कठिन होती है पर उसके अंदर असल कदर होती है। झूठ तो कभी कभी छाया दे देता है, पर वो छाया इतनी तेज नहीं कि अंधेरे को मिटा दे। समय गुजरता गया और शहर में सच की शाखाएं फिर फूलने लगी। बूढ़े दुकानदार ने अपनी गलती स्वीकार की और लोगों से माफी मांगी। शहर के लोग धीरे धीरे समझे कि कोई भी समाधान, चाहे वो झूठ हो या कोई और छल, अगर वो दूसरों का हक छीने तो वो गलत है। अकबर ने बीरबल की बुद्धि और धैर्य की सर्वाधिक प्रशंसा की, पर बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, बुद्धि का काम केवल दूसरों को साबित करना नहीं, बल्कि उन्हें बदलने का अवसर देना भी है। हमने दुकानदार को बंद नहीं किया, हमने उसे नया रूप दिया। अकबर ने दुखी होकर कहा, तुम्हारी बातों में कड़वाहट भी है और मिठास भी, सही संतुलन रखा है। कहानी का अंत ऐसा नहीं हुआ कि शहर में कभी कोई झूठ न बोले, पर अब लोग उस दुकान की याद से सधे हुए थे। वे समझ गए कि झूठ का स्वाद मीठा हो सकता है, पर उसकी कीमत भारी होती है। बीरबल ने आखिर में एक आख्यान सुनाया, एक पुराना किस्सा जिसमें एक किसान ने अपनी फसल के बारे में झूठ बोला कि उसे रोग ने खराब कर दिया, ताकि वो अनाज उधार ले सके। पर उसका झूठ पकड़ा गया और गांव में उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। किसान ने तब सीखा कि झूठ से बचना ही सबसे बड़ा बुद्धिमानी है, क्योंकि सच से ही आदमी विश्वसनीय बनता है। बीरबल ने कहा, सत्य की दुकान बहुत बड़ी नहीं होती, पर उसमें बिकने वाला माल अमूल्य होता है। लोगों ने इस बात को समझा और सच्चाई को अपनाया। बूढ़ा दुकानदार भी अब सच की दुकान में बैठकर लोगों को सच बताने लगा। वो बताता कि कैसे झूठ ने उसे एक बार खुद को खो दिया था और अब वो दूसरों को बचाने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में अब वही तेज था, पर अब वो दर्द और समझ का मिश्रण था। बीरबल ने देखा कि समाज में जो भी बदलाव वांछनीय था, वो केवल कठोर दंड या प्रचार से नहीं आया। वो शिक्षा, संवाद और दूसरों के लिए सहानुभूति दिखाने से आया। कहानी जहान में यही ठहरती नहीं, वो आगे बढ़ती है। बीरबल की वो दास्तां, जिसमें उसने झूठ की दुकान का राज खोला, एक चेतावनी बनकर फैल गई। लोग बच्चों को कहते, अगर तुम्हें कोई मीठा सा झूठ दे तो याद रखना, वो परछाई जैसा है। थोड़ी देर रोशनी दे सकता है, पर तुम्हें असल सवेरा सच के बिना नहीं मिलेगा। और इस तरह बीरबल की बुद्धि ने एक बार फिर दिखा दिया कि लोग किसी आशीर्वाद से अधिक मानवता के साहस और सत्य की कदर से बदलते हैं। बादशाह अकबर का नाम तो हर दिल में था। उसकी दयालुता, न्यायप्रियता और कभी कभी किए गए अनोखे आदेशों के लिए भी वो मशहूर था। एक दिन अकबर ने दरबार में बैठे ठाले एक ऐसा आदेश दे दिया कि दरबार की सारी हलचल और भी बढ़ गई। ये आदेश अनोखा था, न कि किसी युद्ध का, न ही किसी कर सुधार का, बल्कि ये आदेश मानवता, जिम्मेदारी और असली पहचान पर सवाल उठाने वाला था। उस आदेश को पूरा कर दिखाना, जिसने बीरबल के अक्लमंदी और धैर्य की परख ली, वही कहानी अब सुनने लायक है। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि अक्सर अकबर की सोच में अचानक चमक आती थी। एक सुबह दरबार में बैठे अकबर के चेहरे पर गंभीरता थी, पर आंखों में चमक भी थी। उन्होंने कहा, आज मैं एक ऐसा आदेश दूंगा जिसे सुनकर न सिर्फ तुम सब हैरान रह जाओगे, बल्कि तुम पर विचार करने का मौका भी मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि बाहरी रूप में कोई भी सज-धज कर सकता है, कपड़े बदल सकता है, वेश बदल सकता है, वचनों से मूर्ख बना सकता है, पर असल पहचान क्या है? असली मानवीय गुण कौन से हैं जो किसी के मूल को दर्शाते हैं? मैं चाहता हूं कि मुझे कोई ऐसा आदमी दिखाओ जो दिखने में अमीर, प्रभावशाली और प्रभावशाली हो, पर जिसका हृदय दूसरे सबसे अलग और बड़ा हो, और जो दिखने में सबसे गरीब, तिरछा और असहाय लगे, पर उसके अंदर असाधारण वीरता और उदारता हो। इन्हें ढूंढकर मेरे समक्ष लाओ, पर यह काम किसी झूठ या दिखावे से नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि यह पहचान केवल व्यवहार, कर्म
और परिस्थितियों के अंतर से की जाए। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। ये कोई साधारण आदेश नहीं था। ये पहचान की गहराई, सामाजिक परतों और मनुष्यता की परख थी। कुछ सदस्यों ने सोचा कि ये नामुमकिन बात है। कौन से मापदंड हो? कुछ ने कहा कि ये केवल तर्क और दार्शनिक बहस का विषय है। पर बीरबल ने उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कुराहट ला दी जो हमेशा उसकी पहचान रही थी। उसने कहा, जहां पनाह, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं इस आदेश को पूरा करने की कोशिश करूंगा। पर आपकी एक शर्त है। अकबर ने कहा, बताओ। बीरबल बोला, इस कोशिश में मैं केवल दरबारियों से ही नहीं बल्कि पूरे शहर से आग्रह करूंगा कि वे ऐसे लोगों को सुझाए जिन्हें वे मानते हैं, और आप स्वयं अंतिम निर्णय करेंगे। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल ने तुरंत काम शुरू कर दिया। वो बाजारों में गया, उस छोटे छोटे मोहल्लों में गया जहां लोग सादगी से रहते थे, और उन घरों में भी गया जिनके दरवाजे पर महंगे कालीन और सोने की चमक थी। उसने लोगों से मुलाकात की, देखा उनकी परिस्थितियां, सुना उनकी कहानियां। कुछ कहानियां सीधे सी थी। एक अमीर व्यापारी जिसने सजधज के बीच भी किसी अनाथालय की गुप्त मदद किया। एक गरीब चूरा जिसने अपने बचाए हुए एक कपड़े के टुकड़े से भी किसी भूखे बच्चे को ढक दिया। पर बीरबल जानता था कि केवल पहली झलक पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। वो गहरी जांच में लगा, और उसी दौरान उसे एक अजीब संकेत मिला जिसे उसने दरबार में साझा किया। कछुए की तरह धीमे परंतु अडिग कदमों से बीरबल ने अपनी सूची बनाई, असल पहचान के लक्षण, और वे लोग जो दिखते नहीं पर कर्मों से महान थे। उसने देखा कि अमीरों में भी पाखंड और स्वार्थ का अंश था, पर कई ऐसे भी थे जो महंगे वस्त्रों के नीचे दयालुता छिपाए रखते थे। वहीं गरीबों में भी स्वार्थी निहित था, पर साथ ही कुछ ऐसे भी थे जिनके अंदर दूसरों के लिए बलिदान करने की भावना थी। बीरबल ने सोचा कि इस खोज का पूरा मजा वही होगा जहां कुछ अप्रत्याशित अनुभव सामने आए, जहां दिखावे के विपरीत सच्चाई उजागर हो। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद बीरबल ने दरबार के लिए 2 व्यक्तियों को चुना, पर उनके बारे में उसने कोई विवरण सार्वजनिक नहीं किया। उसने कहा कि वे दोनों अब दरबार में आकर अपनी परिस्थितियां दिखाएंगे और अकबर स्वयं निर्णय लेंगे। दरबार वाले उत्सुक थे कि आखिर बीरबल ने किन को चुना है। एक तरफ एक सजधज और महंगे परिधान में सजी हुई महिला आई। उसके आभूषणों का टकटक और महंगी खुशबू ने तुरंत ही लोगों का ध्यान खींच लिया। दूसरी तरफ एक बूढ़ामंद वेशभूषा में एक वृद्ध आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो उसने जीवन में कभी आराम न देखा हो। अकबर ने सख्ती से कहा, अब बताओ, तुम्हारे अंदर क्या है? तुम क्यों यहां आए? पहले व्यक्ति ने अपनी भौहें उठाकर हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मैं नगर की एक जानी मानी महिला हूं। मेरे पास धन है, सामाजिक स्थिति है, पर मैं ये दिखाने आई कि धन और स्थिति के साथ भी दिल बड़ा हो सकता है। मैं दूसरे की मदद में कभी कंजूसी नहीं करती, अनाथों के लिए दान देती हूं, मंदिरों का सम्मान करती हूं, और इसलिए मैं चाहती हूं कि आपको दिखाऊं कि असली पहचान बाहर के आवरण से नहीं तो हमारे कर्मों से होती है। उसकी आवाज में घमंड भी झलक रहा था, पर साथ ही आत्म प्रशंसा की परत भी थी। वो उम्मीद कर रही थी कि अकबर और दरबार उसके बताए गए कामों की प्रशंसा करेंगे। दूसरी तरफ वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, महाराज, मैं एक साधारण गांव का निवासी हूं। मेरे पास संपत्ति नहीं, कपड़े पुराने हैं, और मेरे जीवन की कठिनाइयां बढ़ती ही जा रही है। पर मैं आया हूं ये बताने के लिए कि सच्चाई और साहस दिखावे से बड़ी चीजें हैं। मैंने अपने गांव में कई बार अपने प्राण जोखिम में डाले हैं। एक बार बाढ़ में जाकर मैं कई बच्चों को बचाया। कई बार मैंने अपने खाने का हिस्सा दूसरों को दे दिया। मैं नायक होने का दावा नहीं करता, मैं केवल अपने कर्मों का वर्णन कर रहा हूं। उसकी आवाज में थकान और विनम्रता दोनों बसी हुई थी। अकबर की आंखों में जिज्ञासा और एक चुनौती का भाव था। उन्होंने दोनों से कहा, ठीक है,
तुम दोनों ने दावा रखा है, पर मैं चाहता हूं कि साथ ही तुम्हें एक परीक्षा दे, न कि किसी सूखा सवाल, पर वह जो तुम्हारे असली स्वभाव को परख सके। ये परीक्षा समय की होगी और तुम्हें मौका भी मिलेगा कि तुम स्वयं को साबित करो। अकबर ने दरबार में उपस्थित लोगों की ओर देखा और कहा, तुम दोनों को शहर के एक हिस्से की जिम्मेदारी दी जाएगी, पर यह हिस्सा ऐसा होगा जहां लोगों को सचमुच मदद की जरूरत है। तुम्हें उस इलाके की रक्षा करनी होगी, वहां की समस्याएं हल करनी होंगी और लोगों के विश्वास से जुड़े कार्य करने होंगे। जो भी सच्चाई और असली पहचान रखता है, वो आने वाले समय में स्वयं परख में दिख जाएगा। बीच की बात यह थी कि ये आदेश किसी साधारण काम जैसा नहीं था। अकबर ने उस क्षेत्र को चुना जहां हाल ही में सूखा पड़ा था और लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी थी। पानी की कमी, घातक बीमारियां और कुछ अपराधी तत्व जो लोगों का मनोबल गिरा रहे थे। दोनों को उस इलाके की कमान दी गई, पर काम की शर्त यह थी कि वे बिना किसी बाहरी मदद के केवल स्थानीय संसाधनों और अपने विनम्र प्रयासों से लोगों की सहायता करें। उन्हें 3 महीने का समय दिया गया। 3 महीने बाद अकबर स्वयं आएगा और जनता की राय के साथ उसके निर्णय को सुनाएगा कि असली पहचान कौन दिखा सका। 3 महीने के लिए शहर के लोग कान पर हाथ रखकर बैठे रहे। कौन क्या करेगा? सजधज वाली महिला ने शुरुआत में बहुत उत्साह दिखाया। उसने महंगे बिकने वाले कपड़े और गहने उतारकर गांव वालों को खाने के लिए राशन बांटना शुरू किया। उसके मदद करने के तरीके भव्य थे। आयोजन, फुलझड़ी, प्रसाद और बड़े बड़े बर्तन। पहले कुछ दिनों में गांव वालों ने खुशी मनाई, पर समस्या ये थी कि उसकी मदद केवल दिखावे की थी। उसे वास्तविक समझ नहीं थी कि किसे कितनी जरूरत है और किसे उसे कैसे बांटना चाहिए। उसके आयोजनों में अक्सर अनर्गल बातें और रस्में शामिल थी। साथ ही कुछ लोग उसके शोरगुल से प्रभावित होकर खुद को और अधिक असहाय मानने लगे, जैसे कि वे हमेशा किसी उत्सव की कीमत पर मदद पाएं और अपनी स्वशक्ति भूल जाएं। वो जबकि मदद कर रही थी, पर उसके कार्य गांव की दीर्घकालिक समस्याओं का हल न बनने लगे। वहीं दूसरी ओर बूढ़ा व्यक्ति ने अपनी साधारण पर ठोस तरीके से काम शुरू किया। उसने ग्रामीणों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। पानी का स्रोत कहाँ है? किस खेत में किस तरह की बुवाई हो सकती है? कौन वयस्क है जो काम कर सकते हैं पर संसाधन नहीं है? उसने सामुदायिक बैठकें बुलाई और लोगों की छोटी छोटी बातों की तरह बड़े फैसले किए। उसने स्वयं कड़ी मेहनत की, खेतों में भांजी की, कुओं की मरम्मत में हाथ बटाया और युवाओं को सिखाया कि वे कैसे छोटे व्यवसाय शुरू करें। वो न होकर शोफ में नहीं पड़ा, पर उसकी मेहनत के फल धीरे धीरे दिखने लगे। खेतों में बहाव ठीक होने लगा, बच्चे पहले की तरह भूलकर स्कूल जाने लगे और अपराध का स्तर घटने लगा, क्योंकि लोगों में आत्मनिर्भरता आई। समय बीतता गया और 3 महीने का समय निकट आया। सजधज वाली महिला ने बड़े उत्सवों और वितरणों का सहारा जारी रखा, पर लोगों ने महसूस किया कि उसके काम का प्रभाव सतह पर ही है। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने मिलकर कहा कि उनके पास अब वो सम्मान नहीं रहा जो पहले था। उनका मानना था कि महिला की मदद ने कुछ लोगों को निर्भर बना दिया है। वे स्वयं काम करने के बजाय हमेशा किसी समारोह के इंतजार में रहने लगे। दूसरी ओर बूढ़े ने गांव वालों को संगठित कर दिया था। स्थानीय स्वयंसेवक उठे और अपनी जमीन पर काम करने लगे। गांव के बच्चे भी स्कूल में नियमित होने लगे। जब 3 महीने पूरे हुए, अकबर का अवसर आया कि वे स्वयं निरीक्षण करें। दरबारियों के साथ वे दोनों इलाकों में गए। सजधज वाली महिला ने बड़े उत्सव के साथ स्वागत किया, फूल, संगीत, मिठाइयां। पर अकबर की दृष्टि ने उस पर गहराई से नजर डाली। उन्होंने देखा कि त्योहार और बंटवारा भव्य है, पर दीर्घकालिक परिवर्तन की कमी है। उन्होंने गांव वालों से बात की। कुछ ने कहा कि महिला की मदद ने तत्काल राहत दी, पर अब वे आत्मनिर्भर नहीं रह सके। कुछ ने कहा कि महिला का ध्यान केवल तब आता है जब किसी अवसर का प्रचार अच्छा लगता है। अकबर ने सिर हिलाया, पर बोल नहीं पड़े। फिर वे दूसरे इलाके गए
वहां पहुंचे तो ठहराव और सादगी ने उनका स्वागत किया। एक कुएं की मरम्मत की दीवारों पर मिट्टी चिपकी थी। लोग स्वभाव से काम कर रहे थे। बूढ़ा व्यक्ति ने उनका अभिनंदन किया और उन्हें वास्तविक परिस्थितियों से परिचित कराया। अकबर ने गांव वालों से बातचीत की और वे बोले कि कैसे किस तरह से उन्होंने स्वयं ही समस्या हल की, कैसे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया और कैसे उनमें आत्मविश्वास बढ़ा। एक युवा ने कहा कि बूढ़े व्यक्ति ने हमें सिखाया कि किसी भी संकट में केवल मांगना ही समाधान नहीं है, बल्कि सामूहिक प्रयास और सुनियोजित कार्य से स्थायी समाधान निकलता है। अकबर की आंखों में संतोष की चमक दिखाई दी। दरबार लौटकर अकबर ने सार्वजनिक रूप से अपना निर्णय सुनाया। सबकी सांसें थम सी गई थी। अकबर ने कहा, मैंने दोनों के कार्यों का ध्यान रखा। एक ने दिखावे के माध्यम से लोगों की तंगहाली को कम किया और दूसरा ने मेहनत और मार्गदर्शन से स्थायी परिवर्तन लाया। आज मैं ये बताना चाहता हूं कि असली पहचान केवल बाहरी आभा से नहीं, न कि केवल धन से तय होती है। असली पहचान कर्मों, धैर्य और लोगों के मध्य स्थायी परिवर्तन लाने की क्षमता से जानी जाती है। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि इस परीक्षा का विजेता वह है जिसने अपने कर्मों से समाज को शिक्षित और सशक्त बनाया, न कि केवल क्षणिक सुख दिया। अकबर की बात पर दरबार में तालियों की गूंज हुई, पर उनके शब्दों के साथ एक और प्रस्ताव भी आया, एक सीख जो अकबर ने सबको दी थी। बीरबल ने तब बीच में आकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आपने आज एक बड़ा सत्य सिखाया है, पर मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। असली पहचान समय के साथ और भी स्पष्ट होती है, और हमारे बीच कई बार ऐसे लोग होते हैं जो पहले दिखते नहीं पर फिर बड़ी चीजें कर जाते हैं। मैंने इस प्रयोग में जो सीखा वह ये है कि असली उत्थान तब होता है जब हम दूसरों को सिर्फ देने की जगह उनकी शक्ति को जगाते हैं। ये दीर्घकालिक सुधार के लिए आवश्यक है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारे शब्द हमेशा साधारण परंतु गहरे होते हैं। पर बीरबल ने कोई प्रशंसा न चाही। उसका ध्यान केवल समाज के कल्याण पर था। कहानी यही खत्म नहीं हुई। उस सजधज वाली महिला ने अकबर के निर्णय से कुछ नया सीखा। उसने अपनी शोरशराबे वाली शाखा छोड़ने का निर्णय लिया। उसने बूढ़े व्यक्ति से संपर्क किया और कहा कि वो उनके साथ मिलकर वास्तविक परियोजनाएं करना चाहती है। उन समारोहों के माध्यम से जो अब नहीं केवल दिखावा हों, बल्कि स्कूलों के लिए, स्वास्थ्य क्लिनिकों के लिए धनुगी हों। दोनों ने मिलकर मिलजुल कर काम किया और संयोजन से गांवों की समृद्धि बढ़ी। महिलाएं सीखने लगी कि भव्यता से अधिक कामकाज मायने रखता है। बूढ़ा व्यक्ति ने भी स्वीकार किया कि कभी कभी दिखावे से ध्यान खींचकर शुरुआती संसाधन जुटाए जा सकते हैं, पर उसे जरूरत है कि वो उसे दीर्घकालीन योजनाओं में बदल दे। इस तरह दोनों के अनुभव और गुण मिलकर बेहतर परिणाम देने लगे। समाज में ये कहानी फैल गई। अकबर का अनोखा आदेश और बीरबल की सूझबूझ ने लोगों को ये सिखाया कि किस तरह से पहचान और सम्मान की मापदंड बदल सकते हैं। ये बात धीरे धीरे एक आदत बन गई कि लोग केवल बाहरी छवि पर भरोसा न करें, पर व्यक्ति के कर्म, धैर्य और दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव को देखकर निर्णय लें। अकबर की आज्ञा का असर वर्षों तक रहा। कई दरबारियों और आम लोगों ने अपने अपने जीवन में प्रयोग किए और समाज में स्थायी परिवर्तन का बीज बोया। कई साल बाद जब बीरबल अपने जीवन के सुनहरे पलों में उन स्मृतियों को याद करता, वो अक्सर उसी दिन की घटना को याद कर मुस्कुराता। उसने समझा कि अकबर ने एक छोटा सा अनोखा आदेश देकर समाज को एक बड़ा सबक दिया कि असली पहचान छिपी रहती है और उसे खोजने के लिए धैर्य, परख और ज्ञान चाहिए। बीरबल ने जीवन में एक और संकेत देखा। असली पहचान खोजने वाला नायक वही होता है जो दूसरों की अच्छाइयों को पहचान कर उन्हें उभारने में मदद करे। और यही सीख दरबार से लेकर आम बाजार तक फैलती रही। कहानी का आखिरी दृश्य एक ऐसे दिन का था जब बीरबल और बूढ़ा व्यक्ति एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। बूढ़े ने कहा, बीरबल, तुमने मुझे वो दिशा दी जिसकी मुझे जरूरत थी, और अकबर का आदेश ने
मेरे अंदर नई शक्ति जगाई। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हम सबको ऐसे समय चाहिए जहां कोई हमें सही दिशा दे। पर असली बात यह है कि तुमने खुद मेहनत करके वो रास्ता बना लिया। बूढ़ा व्यक्ति ने आंखें नम कर ली। उन दोनों की हंसी में एक मिठास थी। ये मिठास उन सच्चे कामों की थी जिन्हें वे बिना दिखावे के कर रहे थे। और अकबर की सिखावन तो उन लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा बनी रही जो दिखावे के परे जाकर सच देखने की हिम्मत रखते थे। इस प्रकार अकबर का अनोखा आदेश केवल एक चुनौती नहीं था, ये एक दर्पण था जिसने समाज को उसकी सच्चाई दिखाई। बीरबल ने न सिर्फ आदेश पूरा किया बल्कि उससे भी अधिक किया। उसने लोगों के मन में सवाल और उत्तर दोनों जगाए। उसने दिखाया कि असली पहचान केवल दिखावे की नहीं पर कर्म की पहचान होती है, और असली सम्मान वह है जो दूसरों के हृदय में पैदा हो। जो लोग दिखने में अमीर परंतु दिल से गरीब होते हैं, वे समय की कसौटी पर दूसरों की नजरों में उजागर हो जाते हैं, और जो दिखने में गरीब परंतु आत्मा से धनी होते हैं, वे असली नायक बनकर उभरते हैं। यही तो है वो सबक जिसे अकबर और बीरबल ने नगरवासियों को दिया, और इस सबक की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। बादशाह अकबर के दरबार में ऐसी कई कहानियां गूंजती थी जिनमें बीरबल की बुद्धि और विलक्षण सूझबूझ का कहीं न कहीं जिक्र होता। पर उस साल का एक आरंभिक शीतला सवेरे कुछ अलग सा था। ऐसा कुछ हुआ कि जिसने न केवल बीरबल को चौंका दिया बल्कि पूरे सबकुल को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है उस रात की जब बीरबल ने सपने में भविष्य देखा, और उसके बाद जो हुआ वो सबने कभी न भुलाया। वो शाम सरल और सुलझी सी थी। पूरा महल शांत था। महल की छतों पर चांद की नर्म चादर फैल रही थी और दूर दूर से हवाओं की सरसराहट आ रही थी। बीरबल उस दिन दरबार की थकान से कुछ अधिक ही थका हुआ था। उसके मन में कई विचार दौड़ रहे थे, कुछ छोटे छोटे मामलों की जांच, कुछ लोगों की चिंताएं और अकबर की एक नई फरमाइश। पर थकान तेज थी, आंखें भारी हुई और वो सो गया। पर जो उसने देखा वो किसी सामान्य नींद से परे था। सपना शुरू हुआ जैसे कोई मध्यम स्वर की कहानी कह रहा हो। पहले एक अज्ञात परछाई आई, फिर उससे एक कपटी आवाज निकली, और आवाज ने कहा, तूने बहुत कुछ देखा है, पर क्या तू भविष्य भी देखना चाहता है? बीरबल की आत्मा ने उस आवाज का मुंह खोला और कहा, सच और भविष्य अलग अलग होते हैं, पर अगर भविष्य हमें सच की राह दिखा सकता है तो क्यों न देखें? और तभी सपने का पर्दा खुल गया। उसने देखा, एक तस्वीर ज्यों ही बनी। वो तस्वीर उसकी आंखों के सामने इतनी स्पष्ट और जीवंत थी कि वो सच मान बैठा कि ये सब आने वाला है। सपने में उसने पहले देखा कि दरबार में अकबर ने एक ऐसे निर्णय की घोषणा की जो पूरे साम्राज्य को हिला देगा। एक ऐसा आदेश जिसकी वजह से लोगों की उम्मीदें टूटेंगी और कुछ के दिलों में नई आग भी लग जाएगी। उसने देखा कि एक लंबा मकबरा जो अब सूना पड़ा हुआ था, अचानक जीवंत हो उठा। वहां से आवाजें आई जो लोगों के अतीत के पन्ने पलटने लगी। उसने देखा कि एक युवा जिसे समूचे शहर ने मजाक उड़ाया था, अचानक वीरता का प्रतीक बनकर उभरा, और एक बूढ़े से वो माली जो किसी के काम का ठेकेदार था, उसने एक ऐसा कार्य कर दिया जिससे गांव की तस्वीर बदल गई। बीरबल को सपने में हर छोटी छोटी चीज का अर्थ स्पष्ट हुआ, किंतु साथ ही वो समझ गया कि ये भविष्य यदि सामने आना है तो उसके लिए कुछ करना भी जरूरी होगा। वो जागा तो मध्यरात्रि की खामोशी थी। दीपक मंद बूंदों की तरह टिमटिमा रहे थे और महल में कुछ गूंजती आवाजें भी थमी थी। बीरबल ने सोचा, क्या ये केवल मेरा मन बनाकर दिखा रहा है? क्या सपना सच में कोई संकेत है या केवल थकान का भ्रम? पर उसके भीतर की आवाज, जो अक्सर उसे सही राह दिखाती थी, कह रही थी कि यह सपना केवल एक संकेत नहीं, ये चेतावनी थी और अवसर भी। उसने उठते ही पानी पिया, अपने मीनुख पोशाक का एक सिरा संभाला और अपने विचारों को साफ कर दरबार की ओर चल पड़ा। सुबह होते ही बीरबल अकबर के पास पहुंचा। महाराज अभी हल्के स्वभाव में थे, पर
उनमें उस दिन कुछ विचित्र गंभीरता थी। बीरबल ने बिना विलंब के कहा, जहांपनाह, मैंने एक विचित्र सपना देखा है। मैं जानता हूं कि सपनों का महत्व अलग अलग होता है, पर इसमें कुछ ऐसा है जो हमें सावधान कर सकता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारे सपने कई बार हमारी आंखें खोल देते हैं। बताओ किस तरह का सपना था। बीरबल ने पूरी बात बताई, लेकिन न वो अतिशयोक्ति में गया, न उसने कोई अतिरंजित दावे किए। उसने केवल वही कहा जो उसने देखा था। एक आदेश, एक खाली मकबरा का अचानक जीवंत होना और कुछ लोगों का समय से पहले बदल जाना। अकबर थोड़े समय के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, अगर ये केवल सपना है तो भी उससे सीख लेनी चाहिए। तुम जाओ और नगर का एक छोटा सा परिक्रमण करो। माली कौन है, कौन युवाओं में हिम्मत रखता है, किस इलाके में लोग भय के साए में जी रहे हैं। पर ध्यान रहे कि तुम किसी का विश्वास मत तोड़ो, केवल देखो। बीरबल ने वृद्ध की तरह सिर हिलाया और निकल पड़ा। वो जानता था कि सपनों का असली अर्थ तब निकलता है जब उसे हकीकत में परखा जाए। बीरबल ने उसी दिन कुछ ऐसे लोगों से मिलना शुरू किया जिन्हें वो आम तौर पर नजरअंदाज कर देता था। एक पुराना माली जिसे लोग मामूली कामों तक के लिए बुलाते थे, एक युवा जो बाजार की भीड़ में अक्सर गुमसुम रहता था, एक विधवा और उसके छोटे बेटे, और एक ऊंची शक्ल का युवक जो अक्सर तकरार में पड़ता था। हर मुलाकात में बीरबल ने यह देखा कि उनका दर्द गहरा है, पर उसे समझना आसान नहीं। पर धीरे धीरे उसे सपने की कुछ रेखाएं मिल गई। सारा जाल किसी खाली मकबरे के इर्द गिर्द बंधा हुआ था, और वो मकबरा था शहर के उस हिस्से में जहां पुराने दिनों में प्रतियोगिताएं हुआ करती थी। कुछ दिनों के भीतर अकबर ने भी आदेश दे दिया कि वह मकबरा, जो वर्षों से बंद पड़ा था, एक सार्वजनिक स्थल के रूप में खोल दिया जाए। पर इसका उद्देश्य केवल उद्घाटन नहीं था। अकबर चाहते थे कि वहां एक वृहद सभा हो जहां लोग अपनी शिकायतें और उम्मीदें रख सकें। पर बीरबल ने ध्यान रखा कि सपने में जो चेतावनी थी वो केवल खुलने से संबंधित नहीं थी। वो इस बात से जुड़ी थी कि खुलने के बाद किस तरह की आवाजें आएंगी। सपने में कुछ लोग ऐसे थे जो इस अवसर का दुरुपयोग करेंगे। वे पुराने गलियारे से गलत सूचनाएं फैलाएंगे और लोगों के दिलों में भय और नफरत बो देंगे। तो बीरबल ने अपनी चाल चली। उसने खामोशी से कुछ जरूरी कदम उठाए ताकि सपना यदि सच में किसी रूप में सामने आया तो उसे नियंत्रित किया जा सके। पहला कदम था भरोसे का निर्माण। बीरबल ने गांव गांव जाकर कहा कि जो लोग सचमुच किसी मदद में हैं, वे सामने आए। उसने मैलेलुगा व्यक्तियों का संरक्षण किया और उनमें छिपी काबिलियत को बाहर निकाला। उसने उस युवा को, जिसे लोग हल्का समझते थे, एक छोटी जिम्मेदारी दी। शहर के बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता के आयोजन में उसकी सहायता करनी थी। उस युवा ने पहले तो अड़चन दिखाई, पर बाद में मेहनत करके दिखा दिया कि वो योजनाएं बेहतर तरीके से चला सकता है। बीरबल ने बूढ़े माली से कहा कि वो उस मकबरे की बगिया की देखभाल करे। उसे विश्वास था कि माली की लगन और मेहनत का असर होगा। बिटिया विधवा को छोटी छोटी दुकानें करने के लिए प्रस्ताव दिया गया और युवक, जिसे अक्सर नादानी में ठुकराया जाता था, उसे पास के कुएं की मरम्मत का काम दे दिया गया। और फिर वो दिन आया जब मकबरा खोला गया। शहर के लोग जमा हुए, कुछ उत्साहित थे तो कुछ भयभीत भी। बीरबल ने सुनिश्चित किया था कि उद्घाटन सादगी और वास्तविकता का मेल हो। भव्य मंच नहीं, पर जमीन के काम और लोगों के बीच संवाद हो। हर कार्यक्रम पर बीरबल की देखरेख थी। पर सपने की परछाइयां लंबी होती है, और अभी कुछ तीखे लोग थे जो किसी तथ्य को ट्विस्ट करके फैलाना चाहते थे। वह युवा जिसने इवेंट का आयोजन संभाला था, उसने एक गलती से फलक पर गलत नाम लिख दिया, और कुछ लोगों ने उस गलती को बड़ी बात बनाकर प्रचारित कर दिया कि यह व्यवस्थित अपमान है। इन छोटी छोटी घटनाओं ने हवा में खटास फैला दी और लोगों के मन में असहजता आ गई। तब बीरबल ने अपनी अगली चाल चली। वो खुलकर सामने आया और सहजता से कहा, गलतियां होंगी, पर उनका तात्कालिक रूप ही
सब कुछ नहीं बताता। हम मिलकर गलतियों का सुधार कर सकते हैं, पर अफवाहों को दावत नहीं देनी चाहिए। उसने सबको अकेले उस युवा और माली के पास खड़ा किया और लोगों के सामने उनकी बात सुनी। जब उसने दोनों की लगन और उनकी मेहनत दिखाई तो लोगों के मन से नफरत का आंचल धीरे धीरे हटने लगा। उसने समझाया कि कई बार डर और झिझक एक छोटी सी घटना को बढ़ा देती है। बीरबल की बातों में एक ऐसी शांति थी जो भय को काट देती थी। पर सपने की सबसे पेचीदा घटना तब हुई जब बीरबल ने देखा कि एक वृद्ध कवि, जिसका नाम नगर में अक्सर लिया ही नहीं जाता था, उसी रात एक अजीब कविता पढ़ने आया और उसके शब्दों में ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी भविष्यवाणी का संदेश हो। उस कविता में एक लड़के का जिक्र था जो सभी की नजरों से छिपा हुआ था, पर वही एक दिन सबकी राह बदल देगा। बीरबल ने उसी की तहकीकात की। उसने उस कवि से पूछा कि ये कविता उसने कहाँ से सीखी, पर कवि ने केवल कहा कि उस कविता को उसके पिता ने उसे सुनाई थी और वो उसकी याद में पढ़ रहा है। बीरबल ने उस लड़के की खोज में जुट गया। वो उस युवा को ढूंढा जिसने पहले आयोजन में गलती की थी, पर वो युवा कुछ और ही निकला। उसकी आंखों में संकोच था, पर साथ ही एक अटल धुन भी। जब उसे कुछ जिम्मेदारियां दी गई तो उसने न केवल काम पूरे किए बल्कि कुछ नए विचार भी दे डाले। वही युवा था जिसे बीरबल ने सपने में देखा था। पर बीरबल समझता था कि भविष्य का बीज केवल देखा नहीं जाता, उसे बोना पड़ता है। समय के साथ कुछ और घटनाएं हुई जो सपने का हिस्सा साबित हुई। नगर में अचानक एक साहसी घटना हुई जब एक पुल टूटने से कई लोग फंस गए। उसी युवा ने बिना डरे पानी में कूदकर कुछ लोगों को बचाया। माली ने वहां की मरम्मत कराने और लोगों की सामूहिक सहायता के लिए कदम उठाया। और वो युवक जिसने कुएं की मरम्मत की थी, उसने उसी दिन शाम नए जल प्रबंधन के लिए योजना प्रस्तुत की, जिससे गांवों की पानी की समस्या का समाधान निकला। ये घटनाएं इतनी अचानक और निर्धक थी कि लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, क्या ये सब किसी योजना के तहत हो रहा है? क्या कोई भविष्यवाणी सच में सच हो सकती है? पर बीरबल ने यहां एक और सत्य बताया, भविष्य केवल देखने से नहीं बनता, वो उन हाथों का परिणाम होता है जो समय आते ही काम करते हैं। उसने लोगों को समझाया कि सपने केवल प्रेरणा दे सकते हैं, पर काम करने वाले मनुष्य ही भविष्य बना सकते हैं। उसने नगरवासियों से कहा कि उन्हें उस युवा की मदद करनी चाहिए, माली को सम्मान देना चाहिए और अंदरेन के उन गुणों को पहचानना चाहिए जो बाहर से छिपे रहते हैं। बीरबल की ये बात धीरे धीरे असर करने लगी। लोगों ने न केवल निर्णय बदले बल्कि अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाया। एक रात जब बीरबल फिर से वही नींद में गया, उसे एक और दृश्य दिखा। इस बार वो भविष्य बहुत दूर का नहीं था, बल्कि पास का ऐसा समय था जहां शहर में एक बड़ा त्योहार होगा और उस दिन पर सुबह से लेकर अंतिम दीपक तक कुछ आश्चर्य हो जाएगा। सपने में उसने देखा कि वही युवा मंच पर खड़ा होगा, एक ऐसी घोषणा करेगा जिसकी वजह से गांव दर गांव तक सहयोग की एक नई लहर दौड़ जाएगी। बीरबल ने यह सपना देखकर प्रसन्न हुआ, पर साथ ही चिंतित भी, क्योंकि सपने में एक भीली सी परछाई थी, जैसे कोई इच्छावश कुछ लोगों ने इस जवाबदेही को अपने स्वार्थ में घुमाकर पेश करने की योजना बना ली हो। बीरबल ने इसलिए पहले से ही तैयारी कर ली। उसने उस युवा की क्षमता बढ़ाने के लिए उसे अन्य लोगों के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। उसे अक्षर ज्ञान और संगठन के छोटे छोटे गुर सिखाए ताकि वो मंच पर जब आए तो अपनी बात सही तरीके से रख सके। त्योहार का दिन आया और शहर झिलमिला उठा। लोग खुश थे, संगीत था, खाने पीने का बाजार लगा हुआ था और बच्चे अपने छोटे छोटे खेल दिखा रहे थे। मंच पर आते आते उस युवा की धड़कनें तेज थी, पर बीरबल के साथ मिली हुई तैयारी और लोगों का साथ उसे मजबूती दे रहा था। उसने मंच पर आकर अपने शब्दों में लोगों को बताया कि कैसे छोटे छोटे कदमों से गांवों का जीवन बदल सकता है। उसने माली का जिक्र किया, उस वृद्ध कवि का धन्यवाद किया और सबको ये कहा कि उन्हें मिलकर काम करना चाहिए।
उसने घोषणा की कि शहर के कुछ लोग मिलकर एक छोटा सा कोष बनाएंगे जो आपातकालीन सहायता के लिए रखा जाएगा। ये कोष स्थानीय लोगों के सहयोग से चलेगा और हर निर्णय सामूहिक पंचायत द्वारा लिया जाएगा। ये व्यवस्था इतनी सरल परंतु प्रभावशाली थी कि लोगों के चेहरे पर आशा की एक चमक सी आ गई, पर सपने की परछाई भी थी। कुछ दरबारी लोगों ने, जो अपनी शक्ति और प्रभुत्व से बांधे हुए थे, इस नई व्यवस्था को खतरा समझा। उन्होंने इसे अक्सर नगण्य बताने की कोशिश की और मीडियासी दृश्यता देकर तहलका मचाने का प्रयत्न किया। पर बीरबल ने पहले से ही जनता को संगठित कर रखा था। वो जानता था कि भविष्य का सही अभिव्यक्ति तभी होगी जब जनता उसे अपनाएगी, और जनता ने उस युवा की बातों पर भरोसा किया, क्योंकि उसने अपनी शिकायतों और उम्मीदों को उस बात में देखा था। धीरे धीरे सत्ता की कठोर आवाजें मंद पड़ने लगी और सामूहिकता का स्वर मुखर हुआ। समय के साथ बीरबल का सपना सच में बदलने लगा। जो कुछ पहले केवल एक दृष्टि थी, अब जमीन पर ठोस योजनाओं, मानवीय प्रयासों और समाज के सहयोग से आकार ले रही थी। युवा ने न केवल कोष बनाया, बल्कि उसकी पारदर्शिता और योग्यता को सुनिश्चित करने के लिए बीरबल और अन्य बुजुर्गों ने मदद की। माली ने बगिया को सिर्फ सजाने का काम ही नहीं किया, बल्कि वही बगिया बच्चों के लिए एक सीखने का केंद्र बन गई, जहां पर उन्हें खेती और पानी के महत्व के बारे में बताया जाता। युवक की कुएं की मरम्मत ने इलाके में पानी की उपलब्धता बढ़ाई और इससे कई बीमारियां रोकी गई। वृद्ध कवि की बातों ने लोगों के मन में आत्मसम्मान की छवि जगाई और उन्हीं शब्दों ने कई युवाओं को अपने भीतर की शक्ति पहचानने का आग्रह किया। कथा का सबक यह रहा कि बीरबल ने सपना देखा, पर उसने उसे केवल भविष्यवाणी के रूप में नहीं छोड़ा। उसने अपने चारों ओर के लोगों को, उनकी क्षमता को और उनके छोटे छोटे गुणों को पहचानकर उन्हें जोड़ दिया। वो जानता था कि भविष्य का सच्चा रूप उन हाथों में निहित होता है जो आज मेहनत करते हैं। सपने ने उसे दिशा दिखाई, पर काम और इरादा लोगों ने मिलकर उसे साकार किया। और सबसे बड़ी बात यह कि सपने ने शहर को यह सिखाया कि हर व्यक्ति में कोई न कोई मूल्य है। भले ही वो छोटे काम करे, पर उससे बड़ा असर पैदा हो सकता है। कई वर्षों के बाद जब बीरबल उन दिनों को याद करता है तो वो मुस्कुराता है। उसने अक्सर कहा कि सपने हमारे लिए संकेत होते हैं, पर उन्हें सच करने का भार हमारे कर्मों का होता है। और वो युवा जो कभी मजाक का पात्र था, समय के साथ वो शहर का आदर्श बन गया, पर उसने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। माली और कुएं वाले युवक आज भी पुराने जोर से काम करते हैं और गांव के बच्चे उन्हीं के पास जाकर सीखते हैं। वृद्ध कवि की कविताएं अब स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं और उनका वही एक पंक्ति का अंश जो बीरबल ने सबसे पहले सुना था, छुपा हुआ नायक जब सामने आता है तो कांधे नहीं हाथ बढ़ते हैं, आज भी लोगों की जुबान पर है। कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि असली बात यह है कि हर सपना अगले सपने की नींव बनता है। बीरबल ने जब भविष्य देखा तो उसने वह दिखा दिया कि अगर समाज में विश्वास, मेहनत और संयम हो तो कोई भी भविष्य अच्छा मोड़ ले सकता है। उसने ये भी सीखा कि चेतावनी के साथ अवसर भी आते हैं और दोनों को पहचान कर विवेक से काम लेना ही बुद्धि है। और इस प्रकार जब बीरबल ने देखा सपने में भविष्य बनकर एक ऐसी दास्तां बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, न केवल इसलिए कि उसमें चमत्कार था, बल्कि इसलिए कि उसमें सादगी, धैर्य और कर्म की मुस्कान थी जो हर किसी के भीतर के उजाले को जगा देती है। बादशाह अकबर के दरबार में नए नए लोग आने जाने का सिलसिला लगा रहता था। कुछ बुद्धि दिखाने आते, कुछ अपनी कला बेचने आते और कुछ नाम कमाने की चाह में भटक कर आ जाते। उन दिनों एक मक्कार ज्योतिषी का नाम शहर भर में प्रचारित होने लगा। उसका चले फिरने का ढंग, परिधान और बातें सब कुछ वैभवपूर्ण थी। उसने दावा किया कि वो सितारों से लोगों के भाग्य पढ़ता है, ग्रहों की चाल का ठीक ठीक हिसाब रखता है और भविष्य की हर परत खोल कर रख देता है। लोग जिज्ञासु थे
और उनके मुंह में अक्सर यही बात आती, यदि कोई व्यक्ति आसमान की बातें समझ लेता है तो क्या नहीं। कुछ लोग उसकी बातों में आकर अपने धन दे रहे थे, कुछ उसे राजस्व का हिस्सा देने को राजी थे, और कुछ सज-धज कर महल में आकर अकबर के दरबार में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाते थे। एक दिन उस मक्कार ज्योतिषी ने बड़े अपमान के साथ दरबार आकर कहा कि वो अकबर के राज्य की समृद्धि और भविष्य के विषय में चेतावनी देना चाहता है। उसने ढोलनगाड़ों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और उसके साथ कुछ उन लोगों ने थे जो जानते थे कि किस तरह से अफवाह फैलानी है और डर बनाना है। उसने ऐलान किया कि अगले वर्ष कुछ डरावने ग्रह फल मिलेंगे, सूखा, महामारी और शत्रुओं की चालें, और इन सब से बचने के लिए भारी भरकम अनुष्ठान और बड़ी राशि की तौफीकात्मक चीजें चाहिए होंगी। दरबार में कुछ लोग सहम गए। राजस्व के दौरे पर खड़े साहूकारों और निरीक्षकों के मन में डर बैठ गया। क्या करकमाई की कमियां हो जाए? अकबर ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हारे पास कोई ठोस प्रमाण है? तुम कैसे कहते हो कि ग्रह हमारे सामने संकट रख रहे हैं? ज्योतिषी ने बड़े लखे पन्नों का हवाला दिया। उन पर जटिल अंक और राशि चिन्ह दिखाएं और मोहरों भरे। ये सब स्पष्ट है, इनका प्रभाव बहुत गंभीर है। जहांपना, यदि आप मेरी सलाह मानेंगे तो मैं इन ग्रहों को नमन करके आपकी रक्षा कर दूंगा। कुछ दरबारियों ने कहा कि ऐसे मामलों में सावधानी ठीक है, पर अकबर को परखने का मन था कि क्या ये व्यक्ति सच में ज्ञान रखता है या केवल दिखावा कर रहा है। बीरबल, जो हमेशा ही जिज्ञासु और सतर्क रहते थे, इस ज्योतिषी पर शक कर बैठे। उन्हें ऐसा लगा कि इस बार किसी ने लोगों की अज्ञानता और भय का लाभ उठाने की योजना बनाई है। बीरबल ने किसी को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर दिए बिना ही अपनी जांच शुरू कर दी। उन्होंने पहले देखा कि ज्योतिषी के साथ कुछ नौकर और रिश्तेदार अक्सर उसकी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। दूसरे, ज्योतिषी ने जिन लोगों को भविष्यवाणी करके घना लाभ उठाया, वे अधिकांशतः उसी वर्ग के लोग थे जिनके पास समाज में अधिक प्रभाव था। और तीसरे, कुछ घटनाएं जो ज्योतिषी ने बताई थी, वे पहले से ही किसी योजना का हिस्सा थी। जैसे किसी व्यापारी का घाटे में दिखकर बाद में उसे दान प्राप्ति के रूप में पैसा दिया जाना। ये सब बीरबल की समझ में आया और उन्होंने सोचा कि अब जरूरत है चालाकी से इस मक्कार को बेनकाब करने की। लेकिन अकबर की शान और न्यायप्रियता को ध्यान में रखते हुए वे उसे सबके सामने बेइज्जत किए बिना ही उस चाल को खोलना चाहते थे। बीच बीच में बीरबल ने कुछ बुजुर्गों, दुकानदारों और आम लोगों से बात की। उन्होंने सामने के तथ्यों को एकत्र किया। किसने कितनी राशि दी, किस अनुष्ठान के नाम पर पैसा लिया गया और कौन सा दान किस नाम पर नोटों में गया। लोगों के बयान अलग थे, पर एक बात स्पष्ट थी। ज्योतिषी के पास कई तरह की चालें थी जो उसने अपने पक्ष में इतनी महीनाई से सजाई थी कि सामान्य आंखें उस चतुराई को पकड़ न पाती। एक दिन बीरबल ने खुद उस ज्योतिषी के पास जाने का निर्णय लिया। उन्होंने मुफ्त और विनम्र रूप से उस व्यक्ति के साथ बातचीत की, उसकी बातें सुनी और उसकी चालों को समझने की कोशिश की। ज्योतिषी अपनी बातों में बड़ा चतुराई दिखाता। उसने गणनाओं का ऐसा गुच्छा पेश किया कि सुनने वाले चकित हो जाते। पर बीरबल के भीतर की सूझ ने उसे महसूस करवा दिया कि ज्योतिषी के पास गणना तो है, पर वे गणनाएं केवल दिखने के लिए थी। जैसे कोई रंग बिरंगी परत पर स्याही डाल दे और उसे विज्ञान की उपाधि दे दे। बीरबल ने खुद से तय किया कि वह जनता को शिक्षित करके और थोड़ी सी रस्मी चाल चलकर इस ज्योतिषी का पर्दाफाश करेगा। पर वे ये भी जानते थे कि सीधे सीधे आरोप लगाने से समाज में अराजकता फैल सकती है। उन्होंने इसलिए एक नाटक रचा, ऐसा नाटक जिसमें ज्योतिषी खुद अपनी चाल का षड्यंत्र कर बैठे और उसकी बातों का विरोध उसकी अपनी कला से ही हो। बीरबल ने पहले कुछ दरबारियों और विश्वसनीय नागरिकों के साथ मिलकर एक सोची समझी योजना बनाई। योजना ये थी कि वे एक आकाश पुरोहित नामक एक भेषधारी व्यक्ति को खड़ा करेंगे, जो कि ज्योतिषी जैसा दिखेगा पर असल में बीरबल का साथ दे रहा होगा। वो भेषधारी ज्योतिषी के सामने ऐसा प्रश्न रखेगा कि ज्योतिषी के पास उसके उत्तर के लिए ठोस प्रमाण न हो।
और जब ज्योतिषी झूठ बोलेगा या बहाने बनाएगा तो बीरबल अपने संकेत पर सच को उजागर कर देगा। एक शुभ संयोग से बीरबल को मौका मिल गया। अगली बार जब ज्योतिषी ने बड़े रीति रिवाज के साथ दरबार में अपना भाषण देने का निर्णय लिया तो बीरबल ने उसी दिन एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया। जनता भी अपार उत्सुकता से इकट्ठा हुई। ज्योतिषी ने फिर वही पुराना भाषण कहा। ग्रहों के संकेत, अनुष्ठान की आवश्यकता और एक प्रकार का रक्षातंत्र जो केवल उसकी दुकान से होगा। भीड़ के बीच कुछ लोगों के चेहरे पर भय बना हुआ था, पर बीरबल की आंखें शांत थी। उन्होंने स्वयं उठ खड़े होकर कहा कि वे भी एक नया गणित और नया विचार लेकर आए हैं, और उन्होंने उस भेषधारी को मंच पर लाने का संकेत दिया जो ज्योतिषी की तरह दिखता पर असल में वो सिर्फ बीरबल का सहयोगी था। भेषधारी ने तुरंत तीखे प्रश्न उठाए, जैसे कि यदि ग्रह चलते हैं तो क्या वे किसी व्यक्ति के घर के दरवाजे तक पड़ने वाली छाया का कारण बनते हैं? वो प्रश्न इतने सोचे समझे थे कि ज्योतिषी संभल न पाया। भीड़ ने जोर से तालियां बजाई पर ज्योतिषी ने वही पुराना चालू किस्सा नहीं छोड़ा। उसने फरमाया कि गणना बहुत कठोर है और उसे कई विस्तृत प्रक्रियाओं की जरूरत है। भेषधारी ने कहा कि अगर गणना कठोर है तो क्यों न उसे सार्वजनिक रूप से परीक्षण किया जाए। ज्योतिषी ने झिझक कर कहा कि गणनाएं निजी हैं और उन्हें सार्वजनिक करना गलत होगा। भीड़ में कुछ लोग इसके पक्ष में थे कि जानकारियां छुपाई जा सकती है, पर बीरबल ने उसी क्षण एक और चाल चली। उन्होंने कहा कि यदि गणनाएं वास्तविक हैं तो ज्योतिषी को एक सरल परख में सहभाग देना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि कुछ सामान्य प्रश्न यही मंच पर हों, जैसे कि कौन सा दिन आने वाले महीने में अच्छा रहेगा, किसके घर में खुशियां आएंगी और कौन सा व्यापारी लाभ में रहेगा। यदि ज्योतिषी समुचित उत्तर देगा तो उसकी विश्वसनीयता साबित होगी। ज्योतिषी, जो अब तक कपट से काम ले रहा था, थोड़ी देर के लिए असमंजस में पड़ा, पर उसने फिर भी कहा कि वो तैयार है। उसने कुछ ऐसे उत्तर दिए जिनका स्वर बहुत सावधानी से तैयार किया गया था। वो किसी सामान्य जुमले को इस तरह बयान कर देता कि सुनने वालों को लगे कि उसने बहुत गहरा ज्ञान देखा है, पर बीरबल ने पहले से ही कुछ और व्यवस्था कर रखी थी। उन्होंने दरबार की कुछ विश्वसनीय महिलाओं और पुरुषों से कहा था कि वे मंच पर मौजूद होने के बावजूद कुछ खास संकेत दें, जैसे कि किसी विशेष घर में दीपक जलाए रखना, किसी खेत में एक विशेष प्रकार की पौध लगाना, और उसके बाद भूषित तरीके से पूछना कि ज्योतिषी क्या कहता है। जब ज्योतिषी ने वही अनुमान लगाया जो पहले से कुछ व्यक्तियों ने कर रखा था, तो भीड़ के कुछ लोग चकित हुए, पर कईयों को शंका हुई, क्या यह सिर्फ मिलकर किया गया था? बीरबल ने झट से अपनी अगली चाल निकाली। उन्होंने बीच बीच में कुछ अजनबी और पहले से किसी को नहीं बताए गए प्रश्न पूछे, जैसे कि किसी व्यक्ति के पास कौन सा गुप्त खत छिपा है या किस बगीचे में कल रात कुछ अजीब हुआ। ज्योतिषी ने घबराकर अनुमान लगाए, पर वे अनुमान एक एक कर असफल होते गए। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ दूर खड़े लोग ये सोचकर कदम पीछे कर रहे थे कि कहीं उनकी ही भ्रमित आंखों ने उन्हें मूर्ख तो बनाया नहीं। ज्योतिषी का चेहरा लाल हो चला और वह अपने नकली गणनाओं की डोरी में उलझने लगा। उसने कहा कि कभी कभी ग्रहों की चाल भ्रमित कर देती है और उसे और समय चाहिए। पर बीरबल ने तब अपनी नर्म परंतु तीखी शैली में कहा, गणना का वक्त अगर है तो स्पष्ट होना भी चाहिए, और अगर ग्रह कहते हैं तो उनका असर सब पर समान होना चाहिए। पर जब केवल वही लोग लाभ पाते हैं जो पहले से ही तुम्हारे सहयोगी हैं, तो शक होना स्वाभाविक है। बीरबल ने भीड़ के सामने अपने पास मौजूद कुछ दस्तावेज निकाले, कुछ नोटों के रिकॉर्ड जो ज्योतिषी के नाम पर दान में गए थे, और कुछ दंभी लोगों के बयान जिनमें उन्होंने अपने प्रभाव के बदले में धन दिया था। लोगों ने देखा कि ज्योतिषी के दावे और उसके वास्तविक कार्य के बीच कितना बड़ा अंतर था। ज्योतिषी ने गुस्से में कुछ असभ्य शब्द कहने की कोशिश की, पर बीरबल ने तुरंत उस पर नियंत्रण किया। उन्होंने कहा, जहांपना, ये निर्णय आपका है। यदि आप सच बोलते हैं तो सब आपकी प्रशंसा करेंगे,
पर यदि आप धोखा कर रहे हैं तो जनता को उस धोखे का अधिकार है कि वे सतर्क रहें। अकबर ने भी स्थिति को गंभीरता से लिया। उन्होंने आदेश दिया कि ज्योतिषी को कुछ दिनों तक रोक कर रखा जाए ताकि उसके द्वारा लिए गए धन और किए गए दान की पड़ताल की जा सके। साथ ही अकबर ने कहा कि ऐसे मामलों में शिक्षा जरूरी है। लोगों को तार्किक सोच और सार्वजनिक परख के महत्व के बारे में बताया जाना चाहिए ताकि वे किसी भी प्रकार के झूठ या छल में न फंसे। ज्योतिषी को जब न्यायिक जांच के लिए खड़ा किया गया तो कई बातें सामने आई। उसने कबूल किया कि उसने कई बार लोगों के भय के बल पर उन्हें बड़ी राशि देने के लिए प्रेरित किया है। उसने कहा कि उसकी चाल ये थी कि वो कुछ सच्चाइयां मिश्रित कर देता, थोड़ी सी भविष्यवाणी, थोड़ी सी पनाह और कुछ आकर्षक बातें, और लोग उसे पक्का मान लेते। पर बीरबल ने उसे कड़ाई से समझाया कि किसी की आशाओं और दुखों के साथ खिलवाड़ करना सबसे बड़ा पाप है। बीरबल ने कहा, तुम्हारा ज्ञान अगर वास्तविक होता तो तुम उसे समाज की भलाई में उपयोग करते, पर तुमने उसे अपनी भलाई में बदल दिया। अकबर की दयालुता की मिसाल देते हुए उन्होंने ज्योतिषी को मारने या कठोर दंड का आदेश दिए बिना एक मार्ग चुना। उन्होंने कहा कि ज्योतिषी को अब अपना ज्ञान उपयोगी और ईमानदारी से लगाना होगा। वो अब सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रमों में भाग ले और सामान्य लोगों को खगोल शास्त्र व तारों के गणनात्मक विज्ञान की सरल सी शिक्षा दे। इसके साथ ही उसे उन लोगों को वापस लौटाना होगा जिनके साथ उसने छल किया था, और सार्वजनिक रूप से उनसे माफी मांगनी होगी। ज्योतिषी को अपने दान के रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का आदेश भी दिया गया ताकि लोग उसकी सच्चाई को जान सकें। लोगों ने देखा कि अकबर की नीति निष्पक्ष थी, दंड भी था पर सुधार की संभावना भी। कई लोगों ने इस छोटे से दंड में न्याय को सही माना, और ज्योतिषी के साथ साथ उन व्यक्तियों ने भी जो उनके भागीदार थे अपने कार्य पर पश्चाताप जताया। समय बीतने पर जब ज्योतिषी ने सच्चे अर्थ में खगोल शास्त्र सीखा, तब उसने अपनी चाल और डर को छोड़ दिया। उसने बच्चों को तारों और ग्रहों के सरल नियम समझाए, मौसम की गणना के बारे में बताया और लोगों को बताया कि कैसे अपनी फसलें और योजनाएं तार्किक अनुमान पर आधारित रख सकते हैं। उसने अनुभव किया कि ज्ञान बांटने में ही वास्तविक सुख है। बीरबल ने यह देखा कि बदलती परिस्थितियों में भी व्यक्ति सुधर सकता है यदि उसे सही मार्ग दिखाया जाए और उसे अपने कर्म पर विचार करने का अवसर दिया जाए। कहानी का आखिरी अध्याय ऐसा था जिसमें बीरबल की सूझबूझ और अकबर की इंसानियत दोनों एक साथ चमके। उस ज्योतिषी ने, जो कभी दूसरों के भय से व्यापार करता था, अब अपने ज्ञान से लोगों की सहायता करने लगा। उसने बारिश के पैटर्न समझकर किसानों को बेहतर बुवाई का समय बताया। उसने नौजवानों में तारों के ज्ञान के प्रति जिज्ञासा जगाई, और कुछ ने तो खगोल शास्त्र को अपनाकर बड़े नाम कमाए। बीरबल ने लोगों को समझाया कि चेतना और शिक्षा की शक्ति इतनी बड़ी है कि वो भटकने वाले मन को भी सही दिशा दे सकती है, और ज्योतिषी का रूपांतर इस बात का प्रमाण था कि गलतियां सुधार योग्य है। लोगों ने उसे पुरानी बातों के लिए क्षमा किया, पर साथ ही सतर्क भी रहे कि फिर कोई चाल न चले। दरबार में इस घटना की चर्चा लंबे समय तक रही। बीरबल ने एक बार कहा, जहां पनाह, कौन सा ज्योतिषी सच्चा है और कौन सा झूठा, ये दर्शकों की समझ और हमारे परीक्षण से ही पता चलता है। हमें केवल भरे पूरे वादों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सवाल पूछने चाहिए और ज्ञान को परखना चाहिए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझ ने फिर एक बार समाज की आंखें खोल दी, पर क्या तुम्हें कभी नहीं डरता कि तुम किसी को अपमानित कर दोगे? बीरबल ने विनोद करते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, यदि मैं किसी को अपमानित करूंगा तो उसे समय बताएगा कि असल अपमान झूठ और कपट में है, न कि उसके द्वारा की गई सुधरने की प्रक्रिया में। अकबर ने हंसते हुए बीरबल को अपनी गोद में बुलाया और कहा कि बुद्धि का काम केवल दोष निकालना नहीं, बल्कि उसे सुधारने की राह दिखाना भी है, और आज आपने दोनों का मिलन करवा दिया। समाप्ति के पहले एक छोटी सी घटना और हुई। वो ज्योतिषी, जो अब ईमानदारी से शिक्षा दे रहा था,
एक बार बीरबल के पास आया और कहा, महाराज, बीरबल साहब, आपने मुझे बचाया और सिखाया। अब मैं जान गया हूं कि ज्ञान का सही उपयोग ही असली गरिमा है। बीरबल ने अपने सहज मुस्कुराहट के साथ कहा, हम सबको सीखने की जरूरत रहती है, कभी किताब से, कभी अनुभव से और कभी अपने किए हुए कर्मों से। पर सबसे जरूरी है कि हमें अपनी गलतियों को मानकर उन्हें सुधारने का साहस हो। ज्योतिषी ने नतमस्तक होकर शपथ ली कि वो आगे कभी किसी के डर का फायदा नहीं उठाएगा और अपना समय समाज सेवा में लगाएगा। इस तरह बीरबल और मक्कार ज्योतिषी की कहानी एक सतर्कता पाठ बनकर रह गई। लोगों ने सीखा कि ज्ञान को परखना, प्रश्न पूछना और सार्वजनिक जवाबदेही रखना आवश्यक है। बीरबल की सूझबूझ ने न केवल एक धोखेबाज